Hey everyone, this is Prabhu. I hope I am audible. I welcome you all to the class. So basically what we are going to do today is कि अपन पढ़ेंगे जीएस, एफकेट और एसएससी लेवल की, और उससे जुड़े जितने भी एग्जाम होते हैं आपके, उनमें जिस टाइप के आते हैं, हमारी अप्रोच वो नहीं रहेगी कि हमें सब रटना है। हम करेंगे अपने पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चंस आते रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्रिस्प मेथड से करेंगे, एमसीक्यूज मेथड से करेंगे, और उन एमसीक्यूज से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन उसके रिलेटेड जितनी भी हैं वो सब देते रहेंगे। ठीक है, आपका ये पूरा जीएस का सेक्शन कवर हो जाएगा। मेजर क्या होता है आपका? जियोग्राफी, पॉलिटी, यही होते हैं। हिस्ट्री उतना नहीं आता, लेकिन हिस्ट्री भी करेंगे। हिस्ट्री बाद में करेंगे, थोड़ा अलग से कर लेंगे। अभी जियो प्लस पॉलिटी करके अपन ये सेशन चलाएंगे, 1-2 सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सो ओके, कंप्लीट जीएस पार्ट 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी? कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन क्या कौन था? तो आंसर जानने से पहले आप पूरी इसकी कहानी जानिए। कहानी जाननी भी तो जरूरी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी आपको पता है होगा कि क्या है? जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्या है इसमें? इसमें ये है, सबसे पहले इसके चेयरमैन कौन थे? सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, पता है कि नहीं पता? तो किसने बनाया? ये बनाया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, और वही इसके चेयरमैन भी थे। ठीक है, नोट करते जाइएगा तो आपको नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। ठीक है, इसको बनाने में कितना टाइम लगा? टाइम टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। अपन इसी तरह से चलेंगे कहानी बना के, और सब याद हो जाएगा आपको। लगे थे 2 साल 11 महीने और 18 दिन, ये आ जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके लिए प्रिपेयर होके जाना है। ठीक है, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो। तो इसका एक सेशन कितने लगे थे? ये जो 2 साल 11 महीने 8 दिन का टाइम है, टोटल कितने सेशंस में बनकर तैयार हुआ था आपका कॉन्स्टिट्यूशन? ये बनकर तैयार हुआ था आपका, टोटल 11 सेशंस हुए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, टोटल 11 सेशंस हुए थे। इसमें आपका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था। क्या आपको पता है आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? ये तो सबको पता होगा, फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में सबको पता होगा, लेकिन फर्स्ट प्रेसिडेंट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जो टेम्पररी थे, टेम्पररी बेसिस पे थे, पता है कौन थे? थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, ऑल राइट। ठीक है, और परमानेंट फर्स्ट कौन थे? सबको पता होगा ये तो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे फर्स्ट प्रेसिडेंट परमानेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। क्या हो गया? ऑलराइट, तो चलिए, तो यहाँ पे आपको आपके जो क्वेश्चन था उसका आंसर तो मिल गया ना? कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। अपना क्वेश्चन क्या था? हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी? बता दिया, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो इसका आंसर ये है। इससे जुड़ी और भी कुछ बातें पढ़ लेते हैं, जब इतना पढ़ ही लिया है तो। ठीक है, तो
आपने सुना होगा एक माउंट बेटन प्लान आया था उसी टाइम। लॉर्ड माउंट बेटन कौन थे? फर्स्ट माउंट बेटन को क्या कहा जाता है? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है। एक आपके थे सी राजा गोपालाचारी, कंफ्यूजन मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। श्री राजा गोपालाचारी जी, ये कौन थे? ये थे आपके फर्स्ट गवर्नर। यहाँ आप, ये तो थे बट इंडियन थे। ये तो थे आपके फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस। इनके बाद बने सी राजा गोपालाचारी। तो ये फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। ऑफ इंडिया। ठीक है। और और बस इससे रिलेटेड माउंट बेटन का मैं आपको बता रहा था। माउंट बेटन एक प्लान आता है, सबको वो सुना होगा शायद, माउंट बेटन प्लान। वो उसी प्लान को अपन कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का डिवीज़न। इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ था इसी माउंट बेटन प्लान में। ठीक है। एक आपका प्लान देख ही रहे हैं तो आपका एक कैबिनेट मिशन प्लान है। इनके में ना बस क्या चीज़ से रिलेटेड है, कब है, वो ध्यान रख लीजिए। इसका ध्यान रखिए, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था? ये आपका आया था 1946 में। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। बस। और ठीक है, आप उन्हें जानते हैं? हाँ, नाम सुना होगा, विंस्टन चर्चिल। कहानी की तरह देखिए, एकदम बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मैं बता रहा हूँ बस वो ध्यान में रखिए। ठीक है। विंस्टन चर्चिल एक्चुअली में प्राइम मिनिस्टर थे ऑफ इंग्लैंड। कब? जब बंगाल फेमाइन हुआ था। अंग्रेजी राज्य में बंगाल फेमाइन क्यों हुआ था? इसलिए हुआ था बिकॉज जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, तो जो अनाज बंगाल का था वो उन्होंने सारा का सारा भेज दिया था वर्ल्ड वॉर में, तब अपनी सेना को खिलाने पिलाने के लिए। तो उस साल बंगाल में फेमाइन आया था, मतलब महामारी आई थी, सूखा पड़ गया था। ठीक है। तो न्यूज़ में क्या है, उस टाइम भी न्यूज़ की यही हालत थी जो अभी है। तो न्यूज़ में वो चीज़ बाहर नहीं आई इतनी, और बाहर आई भी, आना शुरू भी हुई तो विंस्टन चर्चिल जो थे उन्हें गुस्सा आ गई। उन्होंने कहा अगर मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि बंगाल फेमाइन नाम की कोई चीज़ आई है, अगर आई है तो उनका एक स्टेटमेंट था कि वाई नॉट गांधी येट डेड। गांधी अभी तक मरे क्यों नहीं? गांधी, वाई नॉट गांधी डेड येट या येट डेड, जो भी था, ये उनका स्टेटमेंट आया था। और मैं आपको बताऊं, पता है कितने लोग मरे थे बंगाल फेमाइन से? कितने लोगों की डेथ डेथ हुई थी बंगाल फेमाइन में? हुई थी आपकी 15 लाख पीपल्स डाइड। 15 लाख लोग मरे थे। ठीक है। इतना काफ़ी आपके लिए, आपको समझ में आया होगा। नोट्स बनाइए। ठीक है, साथ साथ चलते हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए अपन ने इतना पढ़ा। मेन क्वेश्चन क्या था? चेयरमैन कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्टिंग कमेटी का? बोलते हैं बी आर अम्बेडकर जी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। एक तरह से आप अगर आपने पढ़ाई भी की है तो ये आपका रिवीजन हो रहा है। ठीक है। ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या आयनोस्फियर? तो बनाते हैं, चलो ड्रॉ करते हैं। तो आपका किससे ड्रॉ कर रहे हैं? ठीक है। सबसे जो नीचे लेयर है जहां आप लोग हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलेंगे
ट्रोपोस्फियर। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, ये सीरीज में पूछता है, या नीचे से ऊपर पूछ लेगा, ऊपर से नीचे पूछ लेगा, कैसे भी पूछ लेगा। ठीक है, वो उसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, फिर एक आपका होता है ये इसके ऊपर, एक और होता है इसके ऊपर, एक और होता है एक और बना लो। ठीक है, चलो, तो सबसे नीचे क्या होता है? सबसे नीचे होता है आपका ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर होता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। ऑल राइट, उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर होता है आपका मेसोस्फियर। उसके ऊपर होता है आयनोस्फियर। और सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है एग्जोस्फियर। क्या हुआ भाई पेन? ठीक है, तो ये नीचे से ऊपर मैंने आपको दिखाया है और आप इसे ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, अपन बात करते हैं ट्रोपोस्फियर में क्या होता है। ट्रोपोस्फियर में अपने को पता चलता है, पेन चेंज कर लूं, ये वाला लेते हैं। ट्रोपोस्फियर में अपने को पता चलते हैं वेदर फिनोमिनन। अपनी नॉर्मल फ्लाइट्स भी यहीं पे उड़ती हैं। मेन बादल, बारिश या जो भी वेदर फिनोमिनन होते हैं वो यहीं पे होते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है? स्ट्रेटोस्फियर में आपकी ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर सबको पता होगा क्या होती है। ओजोन लेयर वो लेयर है जो हमें यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। यूवी रेस से प्रोटेक्ट करती है। इसे ओजोन लेयर को अर्थ का सनस्क्रीन भी कहा गया है। अर्थ सनस्क्रीन। ठीक है, चलो, फिर आता है आपका मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर को कहा जाता है कोल्डेस्ट लेयर। कोल्डेस्ट लेयर या वैक्यूम लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, इतना डिटेल में नहीं आएगा कि क्यों कहा जाता है, कैसे कहा जाता है, इतने डिटेल में आ ही नहीं सकता। ठीक, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके आयनोस्फीयर को कहा जाता है वार्मेस्ट लेयर। ऑल राइट, और एग्जोस्फीयर आपका वो सबसे ऊपर का होता है। ठीक है, तो जो आपकी सैटेलाइट्स वगैरह होती हैं वो आयनोस्फीयर में होती हैं। इसीलिए आयंस प्रेजेंट रहते हैं, मतलब आयंस की वजह से मेनली ये वार्मेस्ट लेयर हो जाती है। ठीक है, यहीं पे आपकी सैटेलाइट्स वगैरह जो भी है वो यहीं पे होते हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में आपके जेट उड़ते हैं, नॉर्मल फ्लाइट लेवल से ऊपर उड़ते हैं ना, तो वो यही स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ते हैं। ठीक है, आयनोस्फीयर का मैंने आपको बता दिया कि रेडियो सिग्नल और वो सब सैटेलाइट वगैरह सब यहीं से आते हैं। ठीक है, आपके क्वेश्चंस का आंसर भी मिल गया है, तो एक और चीज़ जान लो, क्या बुराई है कि ट्रोपोस्फियर में जितना आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे ट्रोपोस्फियर में, इस पेन से बनाते हैं, जितना जितना आप, मैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ मतलब टेम्परेचर इंक्रीज है, अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो टेम्परेचर डिक्रीज है, और सब में हम ऊपर जा रहे हैं उस हिसाब से बताएंगे। तो ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। ठीक है, जितना जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान क्या बोलते हैं, ठंडा होता चला जाएगा। राइट, स्ट्रेटोस्फियर में इसका उल्टा होगा। स्ट्रेटोस्फियर में जितना हम ऊपर जाएंगे उतना तापमान गर्म होता जाएगा। मीजोस्फियर आपकी वैक्यूम लेयर है, इसमें जितना हम ऊपर जाएंगे उतना तापमान गिरेगा। इसे कोल्डेस्ट लेयर इसीलिए कहा जाता है, सबसे कोल्डेस्ट लेयर होती है। ठीक है, आयनोस्फीयर में आपके आयंस प्रेजेंट रहते हैं, तो ये वार्मेस्ट लेयर बन जाती है। जितना ऊपर जाओगे उतना ही तापमान बढ़ेगा। एग्जोस्फीयर के बाहर तो है ही फिर।
एटमॉस्फेयर से रिलेटेड क्या ही आएगा, यहाँ भी तापमान बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये आपका पूरा है फिनोमेनन। ठीक है, अच्छा आपके एटमॉस्फेयर में चीज़ें प्रेजेंट हैं, उसमें ये भी याद रख लो कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, उससे कम आपका ऑक्सीजन है, उससे कम आपका आर्गन। ये मैं सीरीज में बता रहा हूँ, ये मैक्सिमम टू मिनिमम में, मैक्स है, आर्गन है, आर्गन और ये CO2, ये। ठीक है, ये भी ध्यान में रख लीजिएगा तो काम ही आएगा आपका। ठीक है, चलिए, आई होप समझ में आएगा, नहीं होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, आई विल लव टू रिप्लाई यू। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्या पूछा था, ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर किस लेयर में प्रेजेंट रहती है, आप सबने देख लिया, ओजोन लेयर हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में रहती है। ठीक है, ऑल राइट, चलते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नीति आयोग ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन को नीति आयोग बोलते हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। कैसे भी आ सकता है क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन करके आएगा या नीति आयोग करके आएगा, कैसे भी आ जाएगा। ठीक है, ये कमीशन बनी कब थी, सेटअप कब हुई थी, फॉर्म कब हुई थी, सेटअप 1950 में हुई थी। ठीक है, और इसके चेयरमैन डिफॉल्ट होता है, चेयरमैन डिफॉल्ट आपका प्राइम मिनिस्टर होंगे। फिलहाल में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो है जो उस टाइम पे है, वो उस टाइम के PM है, वही नीति आयोग के चेयरमैन होंगे। ठीक है, और इसके वाइस चेयरमैन भी होते हैं। वाइस चेयरमैन फिलहाल है सुमन के बैरी जी, ये एग्जाम में आ चुका है। इवन मैंने जो क्वेश्चन उठाए हैं सब PYQs हैं, सब आ चुके हैं, तो मैं उनसे रिलेटेड सब बता दे रहा हूँ, तो फंस जाएंगे क्वेश्चन, आराम से फंसेंगे। ठीक है, ऑल राइट। कब बनी थी, 1950 में बनी थी। चेयरमैन कौन होता है, डिफॉल्ट PM, जो हमारे PM होंगे वो होते हैं, और वाइस चेयरमैन कौन है, सुमन के बैरी। इसकी कुछ स्कीम भी होती है आपकी, एक आपकी अटल इनोवेशन स्कीम इसी के अंडर में आती है। ये क्वेश्चन आ चुका है, अटल इनोवेशन स्कीम किसके अंडर में आती है, अटल इनोवेशन स्कीम नीति आयोग के अंडर में आती है। ठीक है, चलो बढ़िया है, इतना काफी है। क्या पूछा था, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। पता है हु इज द चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मजुली द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड इज फाउंड इन विच रिवर। रिवरीन आइलैंड सुना है, क्या होता है मतलब, देखो आइलैंड नॉर्मल क्या होता है, ये आपका ओशन है, ओशन है, बीच में ऐसे आइलैंड है। रिवरीन आइलैंड क्या है, ये ओशन नहीं, ये रिवर है, और रिवर के बीच में आइलैंड है। तो इंडिया का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड कौन सा है, रिवरीन आइलैंड समझ में आया, आइलैंड एंड रिवर। ठीक है, ऑल राइट। तो इंडिया का लार्जेस्ट, ये आप याद रख लो, इंडिया का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड मजुली, मजुली है। ठीक है, ऑल राइट, एक सेकेंड, हाँ, इंडिया का लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड आपका, अरे यार क्या है, मजुली में, मतलब मजुली खुद एक वो है, ये आपका पड़ता है, मैं आपको इधर ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से बता दूंगा। क्या हो रहा है, इंडियाज लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड, कौन सा है, मजुली। ठीक है, मजुली के बारे में कुछ बात जान लीजिए। मजुली कहाँ आता है, असम में आता है। किस रिवर पे बना है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। ब्रह्मपुत्र
कहाँ से आती है, मैं ये पूरा आपको ड्रॉ ही करके बता दे रहा हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहीं ड्रॉ कर लूँ या नीचे करते हैं, अच्छे से करते हैं, थोड़ा यहाँ करते हैं। तो ये आपका मान लीजिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, मेरी मैप क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो ठीक है। ये मान लीजिए तिब्बत है, तिब्बत के चैमिया युंगडुंग से, चैमिया युंगडुंग से निकलती है आपकी एक रिवर। कौन सी रिवर है, यहाँ से चैमिया युंगडुंग से एक रिवर निकलती है। इस रिवर का नाम क्या है, रिवर का नाम है, यहाँ लिखते हैं ऐसे, कौन सा पेन, ये लेते हैं, सैंगपो। ठीक है, चैमिया युंगडुंग से निकलती है आपकी कौन सी रिवर, सैंगपो। ठीक है, वो चलती है चलती है चलती है और यहाँ पे आके एक मस्त सा एक टर्न मारती है। ठीक है, इंडिया के अंदर के मैं वो बना दूं, ये क्या हो गया आपका इधर, थोड़ा सा मैप में दिक्कत है मेरे तो उसे माइंड मत करना। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, देन मिजोरम। ठीक है, ये आपका असम का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो ये सेंगपो रिवर यहाँ से चलते 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 यहाँ एक मस्त सा वो मारती है एक टर्न। जब यह टर्न मारती है तो ये जगह का नाम है नामचा बरवा, नामचा बरवा, नामचा बरवा नाम की जगह से ये मुड़ती है इंडिया की तरफ और घुस जाती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में घुसते ही इसका नाम पड़ जाता है, क्या नाम पड़ता है इसका, नाम पड़ता है दिहांग। यहाँ आके इसका नाम पड़ जाता है दिहांग, या अंदर ही लिखते रहो, यहाँ पे इस रिवर का नाम पड़ जाता है दिहांग। फिर ये यहाँ से चलते 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 असम में घुसती है। ये असम है आपका, असम 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 असम, ये असम है। ठीक है, असम में बनती है और यहाँ बनाती है रिवरीन आइलैंड, लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड, जिसका क्या नाम है मजुली। और असम में घुसते ही इसका नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। तो इसके ब्रह्मपुत्र बनने का सफर आपको पता चल गया। तिब्बत के चैमिया युंगडुंग से निकलती है, वहां से निकल के ये आती है नामचा बरवा तक, यहाँ से टर्न मारती है अरुणाचल प्रदेश में घुसती है, वहां बन जाती है दिहांग। वहां से आगे आके असम में आती है, असम में बनती है ब्रह्मपुत्र और बनाती है लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड मजुली, इसी रिवर पे। ठीक है, ठीक है, और आगे जाके फिर बांग्लादेश में घुस जाती है। बांग्लादेश में किस नाम से घुसती है, कोई आइडिया है, बांग्लादेश में किस नाम से घुसती है, बांग्लादेश में घुसती है ये पद्मा के नाम से। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश में आपकी ब्रह्मपुत्र घुसती है पद्मा के नाम से, और इधर से आ रही होती गंगा, गंगा आ रही होती है, गंगा यहाँ घुसती है जमुना के नाम से। बस इतना काफी है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये आ जाएगा कि सॉरी, ये आ जाएगा कि गंगा का नाम बांग्लादेश में क्या है, तो वो जमुना है। ब्रह्मपुत्र का नाम क्या है बांग्लादेश में, पद्मा है। और
प्लस यही कि दिहांग अरुणाचल प्रदेश में नाम है और ब्रह्मपुत्र असम में आके नाम पड़ता है। अच्छा, आपको क्या पता है कि इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर, क्वेश्चन ध्यान से सुना करें। इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर। ये क्वेश्चन ऐसा है कि इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी आ जाता है और लोग कर नहीं पाते हैं। ठीक है, कौन सी है? ये आपकी गंगा है। अच्छा, ये बताओ कि साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया तो पता है ना, साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? तो साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर आपकी होती है गोदावरी, जिसे अपन बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। हिंदी में लिखते रहो, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है जैसे। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, तो ये जैसे अपन अपना इंडिया है, हम्म, ये क्या है ना दिया, चलो, मतलब इतना परफेक्ट तो आता ही नहीं बनाना, ये कुछ और बन गया, लेकिन मान लो ये इंडिया है। ठीक है, तो इसमें ये आपको पता है, मैं अभी यहाँ की बात कर रहा था, यहाँ से आती है सैंगपो, फिर दिहांग बनती है नामचा बरवास से आगे, फिर असम में घुस के ब्रह्मपुत्र बनती है। तो ये आपका इधर से आ रही है। ठीक है। अच्छा, ये आपकी गंगा यहाँ से आती है, काफी इधर आती है, और कुछ नदियां इधर भी जाती है। तो इधर की नदियों को तो कह देते हैं अपन, क्योंकि ये सबको पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। इधर की नदियों को कह देते हैं अपन ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और इधर जो नदियां गिरती हैं, कंपैरेटिवली वेस्ट साइड में कम गिरती हैं, वो होती हैं आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक है, तो मैं आपसे ये पूछ लिया कि पूरे इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो गंगा है। साउथ इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? वो गोदावरी है। अच्छा, आपको ये पता है कि वेस्ट फ्लोइंग सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? वेस्ट फ्लोइंग, अब पता चला मैं क्या पूछना चाह रहा था? सॉरी, वेस्ट फ्लोइंग रिवर सबसे बड़ी कौन सी है? वो है नर्मदा। गॉट दैट? नर्मदा तापी इधर इधर ही गिरती हैं, वो वेस्ट फ्लोइंग है। रिफ्ट वैली बनाती है नर्मदा। ये भी लिख लेना कि नर्मदा रिफ्ट वैली बनाती है, रिफ्ट वैली से गुजरती है, आई मीन, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, पर ठीक है। और लार्जेस्ट, सॉरी, लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है? लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है आपकी नर्मदा। ये इंडिया के इधर साइड जाती है, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, और बाकी गंगा हो गई, आपकी बाकी नदियां इधर साइड जाती है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है, ये अरेबियन सी में जाके गिरती है। ठीक है, इतना काफी है। तो क्या पूछा था? मजुली द लार्जेस्ट रिवरीन आइलैंड इज फाउंड इन विच रिवर? कौन सी रिवर पे मजुली बनता है? सबको पता चल गया। चाहे आप इसे सैंगपो कह लो तिब्बत की, चाहे आप तिहांग कह लो अरुणाचल की, चाहे ब्रह्मपुत्र कह लो पूरे इंडिया की, असम में आके नाम पड़ता है ब्रह्मपुत्र। ट्रॉपिक ऑफ, ये क्या लिखा था भाई? ट्रॉपिक ऑफ कंट्रीज। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा क्या? कैप्रिकॉन, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, कैप्रिकॉन हो, कुछ भी हो, फिलहाल कैंसर ही कंसिडर करते हैं इसे। तो क्या पूछा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स? मैं सबका ही बता दे रहा हूँ का, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, यहीं पे बताऊं कि वहां पे ज्यादा बेटर है? ठीक है। अच्छा, ये पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया में कहाँ कहाँ से पास होता है? पता हुआ है तो
पहले पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने कॉन्टिनेंट से पास होता है? तो ये टोटल 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है। 3 कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं? एशिया है आपका, नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका है। चौंका दिया ना। साउथ अमेरिका से जो पास होता है वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वही देख रहा था आप लोग क्या लिख रहे होगे। ठीक है, तो टोटल 3 कॉन्टिनेंट से पास होता है, एशिया, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका। ऑलराइट, अब बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ से पास करता है? कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है? तो ये पास करता है आपके, ये भी आपका 3 कॉन्टिनेंट से पास करता है। कौन कौन से 3 कॉन्टिनेंट हैं ये आपका आ गया साउथ, भाई साहब क्या दिक्कत है। ये हो गया आपका एक साउथ, साउथ अमेरिका, आपका सॉरी अफ्रीका, ये आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, कौन कौन से कॉन्टिनेंट से पास करता है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, चलिए क्या बचता है? इक्वेटर बचता है। इक्वेटर भी देख लेते हैं। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा कि कितने कॉन्टिनेंट से पास करता है, या ये आ जाएगा कि कौन से कॉन्टिनेंट से पास नहीं करता है, इनमें से ऑप्शन दे देगा। याद कैसे करना है मैं भी बताता हूँ आपको। सो ओके, सो ये इक्वेटर आपका पास करता है 3 कॉन्टिनेंट से। इतना तो हो गया कि तीनों चीजें 3 कॉन्टिनेंट से पास करती है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। इतना तो कंफर्म हो गया। एक बार कंट्रीज और ध्यान में रख लीजिएगा। तो ट्रॉपिक ऑफ, ये अपना वर्ल्ड है, ठीक है। वर्ल्ड कैसे डिवाइड है? ये इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ 23.5 डिग्री साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो जो कंट्रीज इस साइड में पड़ेंगी उन्हीं को तो कट करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो इधर आपकी पड़ता है यहाँ पे एशिया, सबको पता है एशिया यहाँ पड़ेगा, इंडिया भी आता है इसमें। नॉर्थ अमेरिका आपका आता है, आपका अफ्रीका आता है, ठीक है। और नीचे क्या है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ऑब्वियसली नीचे आता है, तो यहाँ से कैप्रिकॉर्न। अफ्रीका का नीचे का पार्ट यहाँ से जाता है, और ऑस्ट्रेलिया है छोटू सा। तो ये तो कॉमन सेंस की चीज़ है, आ गया वो समझ। ऊपर से एशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, नीचे से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इक्वेटर ये बीच की लाइन है, बीच की लाइन। वही अफ्रीका तो भाई पूरा दोनों साइड पड़ रहा है, तो पास ही हो रहा है। और आपका साउथ अमेरिका और एशिया, ठीक है। साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, इक्वेटर, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। मैप और देख लिया करो तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो क्या पूछा था? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू हाउ मेनी कॉन्टिनेंट? भाई तीनों चीजें तीनों कॉन्टिनेंट से पास होती है, ठीक है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्रता पार्टी? ए.ओ. ह्यूम, सी राजागोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो स्वतंत्रता पार्टी ए.ओ. ह्यूम ने क्या फाइंड किया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस कब करी थी? 1885 में। उस टाइम वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। सब फटाक से याद होगा, ठीक है। इतना भी नोट कर सकते हो, आपके ये भी काम का ही है, ठीक है। तो स्वतंत्रता पार्टी के आपके फाउंडर थे सी राजागोपालाचारी, ठीक है। अच्छा, वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड? अच्छा, आपको थोड़ा बहुत पता है क्या इंडिया के बारे में? इंडिया कहाँ से कितना बड़ा है, कहाँ से कहाँ तक जाता है इंडिया? कुछ आइडिया है? नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ।
देखो, अच्छे से मैप तो नहीं बना पाता हूँ। ये मैप मैं नहीं बना पाता ढंग से। हे यार, एक सेकंड। जो भी है ठीक है। तो आपका जो ये इंडिया है, ये इंडिया में यहाँ से लेके, सबको पता होगा, सबसे इधर वाला पॉइंट से लेके इधर वाले पॉइंट तक का, इधर वाले पॉइंट से लेके इधर वाले पॉइंट तक का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड तो सबने पढ़ा होगा। आई होप सो, है ना? नहीं पढ़ा? बताऊं? ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रिक भी बता दे रहा हूँ। इमेजिनरी लाइंस होती हैं, जो लेटी हुई लाइंस आपको दिखे वो मान लो ये लैटिट्यूड है, जो खड़ी हुई लाइंस दिखे वो मान लो ये लॉन्गिट्यूड है। ठीक है। बीच में क्या होता है? इक्वेटर, 0 डिग्री। 0 डिग्री होता है इक्वेटर, सबको पता होगा। इस पे कुछ तेरा बताने वाला नहीं है, ठीक है। टोटल लॉन्गिट्यूड कितने होते हैं आपके? पूरी थ्योरी है कि लॉन्गिट्यूड होने का टोटल, जैसे 360 है, 360 क्यों है इसका पूरा एक रीज़न है, लेकिन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग नहीं है, क्योंकि आपके में इतना डीप नहीं आएगा। टोटल लैटिट्यूड कितने हैं ये आ जाएगा, ये आपके हैं 181। अब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि हर लैटिट्यूड के बीच में कितना डिफरेंस होता है, लॉन्गिट्यूड के बीच में होता है कि नहीं होता है, लेकिन वो आपका काम का नहीं है। ये आपका होगा 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, एंड आपका 90 डिग्री साउथ पोल होता है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी। अच्छा, इंदिरा पॉइंट कहाँ था? इंदिरा पॉइंट कहाँ था आपका? देखो, ये मैंने आपका जो ड्रॉ किया है थोड़ा गंदा सा, माफ़ी मांगना चाहूँगा इसके लिए। आई नो गरुड़ पुराण में अलग से इसके लिए सजा लिखी है। ये देखो बनाया, बात करते हो। ठीक है, तो इसमें जो अपना इंडिया पूरे वर्ल्ड में पड़ता है, अपना इंडिया ऐसे यहाँ पड़ता है, ठीक है। तो ये कितने पॉइंट से लेके कितने पॉइंट तक पड़ रहा है, और इधर साइड से लॉन्गिट्यूड वाले पॉइंट से कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक पड़ रहा है। ठीक है। लैटिट्यूड इसका कैसे होगा? लैटिट्यूड इसका यहाँ से होगा ऑब्वियसली, यहाँ से ऐसे, ऐसे लैटिट्यूड जाएगा, है ना? तो कंफ्यूजन तो ये नहीं होना कि ये लैटिट्यूड कैसे है वो लैंगिट्यूड कैसे है, ऐसे जा रहे हैं ना। तो इस हिसाब से इंडिया का सबसे अपर मोस्ट पॉइंट, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट क्या है? एनी आइडिया? तो ये यहाँ पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये नीचे आपका पड़ता है कन्याकुमारी, सबसे ये साउथ सदर्न मोस्ट पॉइंट है। ये नॉर्थ साउथ लिख लो वरना फिर कहोगे ईस्ट वेस्ट। ये आपका पड़ता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ठीक है, ये लेटीट्यूड है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड कैसे निकलेगा? यहाँ से ऐसे आ रहा है ना लॉन्गिट्यूड, तो सॉरी, लॉन्गिट्यूड ऐसे आ रहा है। अरे भाई क्या दिक्कत है, ऐसे आ रहा है। तो ये वाला पॉइंट और इधर से ये, इसके बीच में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस मतलब क्या क्या इनके हैं, वो भी ये याद करने हैं। 37 डिग्री 6 और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से कन्याकुमारी का है। ठीक है, ये ऊपर इंदिरा कोल है, ये भी लिख लेना, ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा कोल। और 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है?
कन्याकुमारी, ठीक है। और ये आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, ग्वार मोती, मोटा मोती, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। और इधर आपका वेस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या हुआ, किबितू, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये आपका ग्वार मोती गुजरात में है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो अच्छा, इसके ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है कि ये 64 डिग्री कहाँ तक जा रहा है, ये आपके लिए होमवर्क है। या आप मेरे मेरे कमेंट वीडियो पे कमेंट करोगे, क्योंकि सब मैं ही पढ़ा दूंगा तो फिर पता कैसे चलेगा आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये पूरा दे दिया कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट आपका इंदिरा कोल है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, नीचे आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक कन्याकुमारी। अब आप कहोगे सर हमारा इंडिया का ये अंडमान निकोबार भी तो पार्ट है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल पार्ट है अंडमान निकोबार। लिख लेना, टोटल लॉन्गिट्यूड 360 होते हैं, लेटीट्यूड 181 181, ठीक है। तो इसमें ये जो सबसे इधर का है, यहाँ पड़ता है इंदिरा पॉइंट। और अगर अपन पूरा कोस्टल चीजें सब कुछ कवर कर लें तो तो कन्याकुमारी हमारा ये वाला नहीं पड़ता सदर्न मोस्ट पॉइंट। सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा पड़ेगा इंदिरा पॉइंट, क्योंकि इसका जो वो है ये आता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, जाता है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो इंदिरा पॉइंट यहाँ आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। याद आया। अगर आपसे नॉर्मल पूछेगा तो आप यहाँ तक आ जाओगे, आपसे ओवरऑल इंडिया का पूछेगा, सब कोस्टल बाउंड्री सब मिला के, तो आप 6 डिग्री 45 मिनट, आप इंदिरा पॉइंट को भी इंक्लूड करोगे। क्वेश्चन क्या था, वेयर इज इंदिरा पॉइंट लोकेटेड, कहाँ लोकेटेड है भाई, ये कहाँ है, अंडमान निकोबार में है, ये रहा अंडमान निकोबार है, खत्म। चलिए, ड्यूरेंट लाइन इज बिटवीन विच टू कंट्रीज, ड्यूरेंट लाइन देखिए, पढ़ा है, सुना है। हम बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आपकी कुछ लाइंस होती हैं, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इससे लिखते हैं, ठीक है। एक आपकी होती है रेड क्लिफ लाइन, बहुत फेमस लाइन है, बहुत कंट्रोवर्शियल लाइन है, क्यों है पता होगी। एक आपकी है ड्यूरेंट लाइन, लिख लेना नोटबुक में, ऐसे फालतू में ही नहीं, ठीक है। मैगी नोट लाइन, मुझे अपने वीडियोस पे व्यूज बढ़वाने का शौक नहीं है, किसी की हेल्प हो रही हो तो ही है, ठीक है। एक आपकी होती है मैक मोहन लाइन, ये देखो स्टैटिक चीजें याद तो करनी पड़ेंगी, इसमें कुछ आपके पसंद की होंगी वो आपको तुरंत याद हो जाएंगी। जैसे 28 पैरेलल आपको याद आसानी से नहीं होगा, पढ़ना पड़ेगा 3 4 बार, हो जाएगा 4 5 बार में। एक आपकी होती है 17th पैरेलल लाइन, और एक होती है आपकी 49 पैरेलल लाइन, हो गई सारी ऑलमोस्ट। और क्या होती है क्या, साउथ, अच्छा हाँ वो रह गई 38 पैरेलल लाइन। इतनी बहुत है, आपके इससे इससे बाहर तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अच्छा, मेरे को ये बताओ अब आप लोग प्यार से कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ पड़ती है। रेड क्लिफ लाइन पड़ती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। वर्सेस क्यों लिख रहा हूँ, बिटवीन, बिटवीन लिख के चलो, बहुत आराम से पढ़ना, बिटवीन इंडियन भाई ये आपको क्वेश्चन रखे हुए मिल जाएंगे एग्जाम में। ड्यूरेंट लाइन कहाँ पड़ती है, आई होप आपको पता होगा, इंडिया एंड, इंडिया का कौन सा वाला पार्ट, पीओके वाला पार्ट लगता है, कहाँ से लगता है, अफगानिस्तान से, ठीक है।
मैगिनोट लाइन, मैगिनोट लाइन आपका बिटवीन फ्रांस, जो कि रनर अप है फीफा वर्ल्ड कप का, बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। ठीक है। मैक मोहन लाइन, मैक मोहन लाइन ये भी कंट्रोवर्शियल है, तो पता होगी आपको। तो ये तीन तो आपको पता होंगी, बिटवीन इंडिया एंड चाइना। 20th पैरेलल नहीं पता होगी, लेकिन याद कर लो, एग्जाम में आ जाती है, बिटवीन लीबिया एंड सूडान, क्योंकि लीबियन क्राइसिस चल रहा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। 17th पैरेलल लाइन बिटवीन साउथ वियतनाम एंड नॉर्थ वियतनाम। All right. 49th parallel line between USA and Canada. All right. 38th parallel line between South Korea and North Korea. आपको कंट्री कैपिटल याद है कि नहीं याद है? याद है तो बताओ, बताओ बताओ बताओ। साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है? राइट, सियोल। नॉर्थ कोरिया की क्या है? योंगयांग। वेरी गुड। ठीक है, चलो। तो ये आप एक बार देख लेंगे। क्वेश्चन क्या था अपना? ड्यूरेंट लाइन कहाँ पड़ती है? अपन ने पढ़ लिया है, इंडिया और अफगानिस्तान। इंडिया का पीओके वाला पार्ट पड़ता है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। अब किसी को ये डाउट तो नहीं है कि ये लाइंस, चलो नहीं होगा, आई होप सो। अगर स्पेशली डिफेंस की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन विच ईयर सिक्किम बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट? तो ये जो आपका सिक्किम है, इसके पीछे पूरी कहानी है। एक कहानी क्या है कि 1974 की बात है। ठीक है। 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे बनाया गया एक एसोसिएट स्टेट। फुल स्टेट नहीं, एसोसिएट स्टेट सिक्किम को 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया इसे एसोसिएट स्टेट। और 1975 में 1975 में इसे 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आपको याद रखना ज़रूरी है इसलिए लिखा रहा हूँ, इसे फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा मिल गया, जो अभी तक चल रहा है। ठीक है। तो 1974 से हमने सिक्किम को लिया एक एसोसिएट स्टेट के तौर पे, और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में से बना दिया एक फुल फ्लेज्ड स्टेट। क्या पूछा था? बिकेम अ फुल फ्लेज्ड स्टेट 1975। अपन पूरी हिस्ट्री खोल देंगे कि 36 सीए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से बनाया गया था। ऐसे कुछ और राज्य हैं, आपका एक गोवा है। गोवा के साथ क्या किया था? गोवा को हमने पहले तो हमने लिया था, किससे लिया था? पोर्टुगीज से। पोर्टुगीज से लिया था। कब लिया था? 1961 में लिया था, टेकन। उसके बाद हमने 1962 में इसे यूटी बनाया, यूनियन टेरिटरी बनाया, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। ट्वेल्थ CAA से बनाया। ठीक है। 12th CAA से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने बनाया इसे यूटी। उसके बाद इसे 1987 में स्टेट बनाया गया था। इससे ज़्यादा नहीं आएगा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है। और आपका वो पोर्टुगीज में सबसे पहले हमारे यहाँ कौन आया था? वास्को डी गामा। कब आए थे? ये मुगलों से भी पहले आए थे। कब आए थे, कुछ आइडिया है? वेरी गुड, 1498 में आए थे। एक आपका पुडुचेरी भी है, ये नोट करना आप लोग। पुडुचेरी जो है वो एक फ्रेंच कॉलोनी था।
वो एक फ्रेंच कॉलोनी था पुडुचेरी, उसे हमने यूनियन टेरिटरी बनाया, जो अभी तक है 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, पुडुचेरी बना 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, गोवा बना 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, और आपके ये सिक्किम बना 35th और 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, गॉट दैट, वेरी इजी। चलो 10th क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लास्ट रखते हैं, फिर आगे से अगले वीडियो में आएंगे और थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। Yeah, which of the following periodical winds blowing from sea to land cause summer monsoon? समर मानसून सबको पता है? समर मानसून सबको पता है कि नहीं पता है? पता ही होगा, है कि नहीं? ऑल राइट, तो ये आपका है प्यारा देश अपना। ये यार, ये ऊपर का हिस्सा बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है बस। थोड़ा मोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, खाता पीता है। तो इधर आपको पता होगा, इधर आपका है तिब्बत प्लेट्यू। इधर आपका है तिब्बत प्लेट्यू। तो जब गर्मियां पड़ती हैं, गर्मियों में आप एक बात ध्यान रख लो, जो विंड फ्लो होता है, विंड फ्लो हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आप कहोगे सर हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या है, तो यहाँ पे आ जाओ। जब आपकी गर्मी पड़ती है, समर होती है, तो वो ज़मीन पे बनाता है लो प्रेशर और ऊपर बनाता है हाई प्रेशर। समर के टाइम पे ज़मीन पे बनाता है लो प्रेशर, ऊपर बनाता है हाई प्रेशर। ठीक है, और जब ऊपर नीचे वाली बात है, तो हमेशा जो हवा है वो लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ जाएगी, ऊपर साइड, और जो फ्लो होता है विंड का ऐसे ऐसे, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। समझे? जहाँ गर्मी होगी वहाँ नीचे बनेगा लो प्रेशर, ऊपर बनेगा हाई प्रेशर, तो हवा लो से हाई की तरफ राइज करती है, ये राइज करती है, और फ्लो करती है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। समझे? तो तिब्बत में जब गर्मी पड़ती है, तो यहाँ बनता है आपका लो प्रेशर, यहाँ बनता है आपका हाई प्रेशर। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली बनता है हाई प्रेशर। ये आपका क्या है? अरेबियन सी है, अरेबियन सी है। ये पूरा यहाँ से हाई प्रेशर कहाँ से लो प्रेशर से कनेक्ट होता है, सब कनेक्शन है, लेकिन आपके मतलब का सिर्फ जितना है मैं उतना बता रहा हूँ। यहाँ का हाई प्रेशर यहाँ के लो प्रेशर से कनेक्ट करता है, और यहाँ से पानी उठाता हुआ यहाँ पूरे इंडिया में बारिश कर देता है। इतना हिस्सा छूट जाता है तमिलनाडु का, तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। और ये कौन सा मानसून है? ये आपके कहाँ होगा? साउथ और वेस्ट साइड में। जस्ट ये आपका साउथ वेस्ट साइड में है। ठीक है, तो इसका नाम पड़ जाता है साउथ वेस्ट मानसून। और जब जैसे जैसे सर्दियां खत्म होने लगती हैं, तो ये तिब्बत प्लेट्यू से हवाएं टकरा के वापस आती हैं। वापस आते टाइम ये यहाँ से बे ऑफ बंगाल से उठाती हैं मॉइस्चर, पानी, और ये तमिलनाडु में बारिश कर जाती हैं। तो आगे आपसे जब भी पूछे कि पूरे इंडिया में बारिश, तो मैं आपको इन डिटेल में बता दूं। ये तो समझ में आ गया आपको साउथ वेस्ट मानसून कैसे हुआ, साउथ वेस्ट साइड से आ रहा है, और यहाँ से जब उल्टा जा रहा है तो ये नॉर्थ साइड से जा रहा है और ईस्ट साइड में, तो इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलेंगे। नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं इसे।
बेसिक टर्म में, रिट्रीटिंग मानसून। ठीक है, तो मैं बताऊं, जब गर्मी पड़ती है, आप एक बार और वीडियो देख लेना तो अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। जब गर्मी पड़ती है, समर पड़ती है, तो उस वक्त क्या होता है, उस वक्त आपका आता है नॉर्थ, सॉरी क्या लिख रहा हूं, साउथ वेस्ट मॉनसून, जो होल इंडिया में बारिश कराता है एक्सेप्ट तमिलनाडु। ठीक है, और जो आपका लौटते में तमिलनाडु में बारिश कब होती है, तमिलनाडु में बारिश होती है जब ये तिब्बत प्लेट्यू से हवाएं टकरा के वापस जाती हैं और बे ऑफ बंगाल से पानी उठा के इधर को तरफ जाती हैं, तमिलनाडु की तरफ से होके, तो वहां पे होती है बारिश। कैसे होती है, रिट्रीटिंग मानसून से। यहाँ पे बारिश होती है आपकी रिट्रीटिंग मानसून से। उसे आप नॉर्थ साइड से आता है, नॉर्थ ईस्टर्न साइड से, नॉर्थ ईस्ट मानसून भी बोलते हैं। आई थिंक इतना काफी है आज के लिए, 10 क्वेश्चन हो गए। तो क्या था, समर मानसून पूरे इंडिया में बारिश कैसे कराता है, पढ़ लिया आप लोगों ने साउथ वेस्ट से। ठीक है, आगे के 10 क्वेश्चन है ये अपन अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, चलो ठीक है, टेक केयर ऑफ योर्स, और टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, गुड बाय।